नमस्कार। देश के 75 लाख से अधिक ईपीएस 95 ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन के रूप में दर्ज होने जा रहा है। वो घड़ी जिसका इंतजार आप पिछले कई लंबे, कठिन और संघर्ष भरे सालों से कर रहे थे, वो घड़ी आखिरकार आपके सामने आ चुकी है। आपकी पेंशन बढ़ोतरी की मांगों का जो सूरज लंबे समय से अस्त था, वो आज एक नई किरण के साथ उदय हो रहा है। हम आज आपके लिए वो बद्धी खबर लेकर आए हैं जो आपकी जिंदगी, आपके बुढ़ापे और आपके सम्मान को एक नई दिशा देने वाली है। जी हां, आपकी पेंशन बढ़ोतरी की मांगों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच है, एक बहुत बड़ी रणनीति है जिसे आपको समझना होगा। खबर यह है कि आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को 4 भागों में यानी 4 पार्ट्स में विभाजित किया जाएगा। जी हां, यह एक मुश्त बढ़ोतरी नहीं है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हर पेंशन धारक को उसकी सेवा और उसके योगदान के आधार पर अलग अलग श्रेणी में रखा गया है। आपकी सबसे बड़ी जिज्ञासा यही होगी कि आपको पेंशन बढ़ोतरी कैसे मिलेगी, आप किस पार्ट में आते हैं, आपको कितनी पेंशन मिलेगी। इसके लिए आपको आज हमारे साथ अंत तक बने रहना होगा। आपको हर एक पार्ट को, हर एक श्रेणी को पूरे विस्तार से समझना होगा। आज हम इस विशेष बुलेटिन में आपको यही बताने वाले हैं कि कौन से पार्ट में रहने वाले पेंशन भोगियों को कितनी पेंशन का लाभ मिलेगा और कौन सी श्रेणी के लोगों को कितनी पेंशन दी जाएगी। यह 4 भागों का वो फॉर्मूला है जिसे सरकार और ईपीएफओ लागू करने की तैयारी कर रहा है। और इस पूरी पटकथा की जो धुरी है वह है सुप्रीम कोर्ट। जी हां, देश की सर्वोच्च अदालत का वो ऐतिहासिक फैसला जिसकी गूंज आज हर पेंशन धारक के कानों में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो रिकॉर्ड सामने आया था, जिसमें जस्टिस यूयू ललित ने आप सभी के भविष्य के लिए एक अंतिम फैसला भी जारी कर दिया है। तो दोस्तों, आखिर जस्टिस ललित ने अपने उस अंतिम फैसले में आप सभी के लिए कौन सा बड़ा आदेश जारी किया? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप सभी की पेंशन 7,500 रुपये से अधिक हुई है या नहीं हुई है? और वो 4 पार्ट, वो 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं जिसके तहत आपकी और हमारी पेंशन का भविष्य तय होगा? इसके बारे में पूरी, संपूर्ण और विस्तृत जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, एक आग्रह है कि अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, अगर यह संघर्ष आपका संघर्ष है, तो कृपया करके इस वीडियो को, इस जानकारी को स्किप करने की यानी आगे पीछे करने की गलती बिल्कुल मत करना। जी हां दोस्तों, अगर आपने वीडियो को आगे पीछे करके देखा तो आप इस जटिल गणित को, इस 4 स्तरीय फॉर्मूले को कभी नहीं समझ पाएंगे। आपको यह पता ही नहीं चल पाएगा कि आपका स्थान कहां है, आपको कितनी पेंशन मिलेगी, आपने कितना अंशदान दिया है, आपने कितने सालों तक राष्ट्र की सेवा की है। इन सवालों का जवाब आपको कटाई मालूम नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपने आज धैर्य के साथ इस विश्लेषण को स्टेप बाय स्टेप यानी क्रमबद्ध तरीके से पूरा सुना और फिर उसे समझा, तो दोस्तों, आपको यह 100% मालूम हो जाएगा कि आप सभी को कितनी पेंशन मिलने वाली है। और हम यह दावा करते हैं कि इस जानकारी को समझने के बाद आपको अपनी पेंशन की गणना के लिए कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का इस 4 भाग वाले फॉर्मूले पर क्या आदेश आया है और यह 4 भाग कौन से हैं? चलिए, बिना किसी देरी के हम आपको इस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाकर दिखाते हैं। लेकिन इससे पहले हमारा एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि अगर यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगे तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने उन तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारक दोस्तों और साथियों के साथ इसे शेयर जरूर करें जो आज भी अपनी पेंशन की सही जानकारी के लिए भटक रहे हैं, ताकि वो भी ईपीएस 95 पेंशन की हर बड़ी और सच्ची अपडेट पा सकें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का यह विशेष बुलेटिन। सबसे पहले हम उस नींव की बात करेंगे जिस पर यह पूरी इमारत खड़ी है। हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसने पेंशन के इस ठहरे हुए पानी में हलचल पैदा कर दी है। और इसके तुरंत बाद हम आपको उस बहुप्रतीक्षित 4 पार्ट फॉर्मूले का पूरा खाका समझाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में आप सभी के ईपीएस 95 पेंशन के केस को एक बार फिर से पूरी गंभीरता के साथ खोल दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, 4 नवंबर 2012
4 नवंबर 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। लेकिन उस फैसले के बाद भी जब ईपीएफओ ने आनाकानी की तो धीरे धीरे करते हुए एक एक करके आज की तारीख तक सुप्रीम कोर्ट में 40 से अधिक नई याचिकाएं दर्ज की जा चुकी थीं। जी हां, 40 याचिकाएं। यह आंकड़ा दिखाता है कि पेंशन धारकों में कितना आक्रोश था और व्यवस्था से कितना असंतोष था। जब यह 40 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के पटल पर पहुंचीं तो देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ CJI DY चंद्रचूड़ ने इस मामले की गंभीरता को समझा। उन्होंने एक बड़ा और महत्वपूर्ण आदेश दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ DH के अनुसार यह कहा गया कि चूंकि पेंशन धारकों का जो मूल मामला था, जो 4 नवंबर 2012 का फैसला था, वह पहले भी 3 जजों की बेंच 3 जज बेंच द्वारा गठित करके सुनाया गया था। इसलिए इन नई 40 याचिकाओं का फैसला करने के लिए भी न्याय के तकाजे को देखते हुए एक बार फिर से 3 जजों की बेंच का गठन करना अनिवार्य है। दोस्तों, आप सभी को याद होगा, आप उस पल के गवाह हैं जब 4 नवंबर 2012 को सभी पेंशनधारकों को 3 जजों की बेंच के द्वारा ही वह बड़ी खुशखबरी मिली थी। वह खुशखबरी यह थी कि 8,000 रुपये की जो सैलरी लिमिट की बेड़ी आपके पैरों में बंधी थी, उसे खत्म कर दिया गया था। जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, यह वह जीत थी जो 88 याचिकाओं के बाद आप सभी को मिली थी। तो इतिहास ने खुद को दोहराया। एक बार फिर आप सभी के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों, जब संसद का मॉनसून सेशन शुरू हुआ था, लगभग तभी आप सभी EPS 95 पेंशन धारकों के लिए यह घोषणा कर दी थी कि जो यह नई 40 याचिकाएं दायर हुई हैं, इन पर सुनवाई के लिए एक नई 3 जजों की बेंच का फिर से गठन किया जाएगा। और दोस्तों, संसद के मानसून सत्र के दौरान ही यह ऐतिहासिक बेंच गठित की गई। इस बेंच का नेतृत्व किया जस्टिस यूयू ललित ने, और उनके साथ थे जस्टिस अनिरुद्धा बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया। यह 3 जजों की वही पीठ थी जिसने इन 40 अलग अलग मामलों को एक साथ जोड़ा, उनकी अलग अलग सुनवाई की। यह कोई आम सुनवाई नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक दोस्तों, यहां पर आप सभी के भविष्य के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगातार 7 दिनों 7 डेज तक सुनवाई की गई। 7 दिनों तक दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया, एक एक कानूनी पेंच को परखा गया, और इन 7 दिनों की मैराथन सुनवाई करने के बाद आप सभी का जो अंतिम फैसला था, उसे सुप्रीम कोर्ट की इस 3 जजों की बेंच ने अपने पास निलंबित रख दिया था, यानी सुरक्षित, रिजर्व्ड कर लिया था। और यह सारा घटनाक्रम संसद के मानसून सत्र के दौरान ही पूरा हुआ। अब दोस्तों, संसद का मानसून सत्र समाप्त हो चुका है, और सत्र समाप्त होते ही एक बार फिर से आप सभी EPS 95 पेंशन धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का वह बड़ा आदेश सामने आ चुका है, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। मीडिया की खबरों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और स्पष्ट आदेश यह दिया है कि पेंशन धारकों को उनकी सेवानिवृत्ति की आयु, रिटायरमेंट एज के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यह एक बहुत बड़ी लाइन है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने काफी कड़े शब्दों में एक बार फिर से सरकार और सभी निचली अदालतों के लिए यह बड़ा आदेश दिया है कि पेंशन धारक ने सरकार के लिए, देश के लिए काम किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह 2004 से पहले रिटायर हुआ हो, या वह 2006 से पहले का रिटायर्ड कर्मचारी हो, चाहे वह 2006 के बाद का हो, 2014 के पहले का हो, या 2014 के बाद और पहले, दोनों स्थितियों में रिटायर हुए पेंशनधारकों के साथ उनकी रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस भेदभावपूर्ण नीति को, इस पिक एंड चूज की पॉलिसी को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से नकार दिया है, इसे खारिज कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और EPFO को यह कड़ी डीची हिदायत दे दी है कि जल्द से जल्द सभी पेंशन धारकों को सम्मान पेंशन, ऑनरेबल पेंशन देने का प्रावधान सरकार के द्वारा किया जाए। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस भी जारी किया है। अब दोस्तों, सरकार इस नोटिस पर कब अपना एक्शन लेगी, कब तक का लंबा समय इसमें और लगेगा, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यह बढ़ा और सकारात्मक आदेश सामने निकल कर आ चुका है। हालांकि इस आदेश की आधिकारिक कॉपी अभी तक जारी नहीं की गई है, लेकिन यह मीडिया की खबरों के आधार पर आप सभी को जानकारी मिल रही है। चलिए अब हम उस मुद्दे पर आते हैं जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि इस आदेश के बाद जो नया फॉर्मूला तैयार किया गया है उसके आधार पर आप सभी को कितनी पेंशन मिलेगी। पेंशन धारकों का जो मुख्य सवाल है, जो उनकी रातों की नींद और दिन का चैन जिसने छीन रखा है, वह यही है कि दोस्तों आखिर में हाथ में कितना पैसा आएगा, पेंशन कितनी मिलने वाली है। क्योंकि जैसा हमने बताया 4 पार्ट में यानी 4 श्रेणियों में आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को डिवाइड कर दिया जा चुका है। यह एक ऐसा खाका है जिसमें आपको शुरुआत में 2143 रुपये की पेंशन से लगाकर 90,000 या उससे भी अधिक, शायद 35,000 रुपये तक की पेंशन भी मिल सकती है, जैसा कि सर्कुलर में उल्लेखित है। इसके बारे में बाकायदा साफ साफ एक आंतरिक लेटर में यहां पर बता दिया गया है। लेकिन दोस्तों, आप कौन से लोग हैं, आप किस श्रेणी में आते हैं, आपको कितनी पेंशन मिलेगी, आपने कितना अंशदान किया, कितनी साल तक आपने सेवा दी, कितने वर्षों का आपका कुल योगदान है, इन सभी जटिल सवालों के आधार पर आपको कितनी पेंशन दी जाएगी। ये दोस्तों, चलिए अब हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक पार्ट को, एक एक श्रेणी को खोलकर आपके सामने रखते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर वही निवेदन, वीडियो आप स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको सही से पता चल पाएगा, सही से यह मालूम हो पाएगा कि आपकी पेंशन का असली आंकड़ा क्या होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 की, यानी श्रेणी 1। इस श्रेणी में उन पेंशन धारकों को रखा गया है जिन्होंने 10 साल 10 ईयर्स या फिर 10 साल से कम का कंट्रीब्यूशन यानी योगदान किया है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन सीमा के तहत अगर किसी भी व्यक्ति ने यहां पर 10 साल तक का कंट्रीब्यूशन किया है और हम यह गणना 15,000 रुपये की वर्तमान सैलरी लिमिट के आधार पर कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो आया है, लेकिन 15,000 की सैलरी लिमिट के आधार पर ही फिलहाल सबको पेंशन मिल रही है। नया सर्कुलर अभी आपके लिए नहीं आया है। तो अगर आपने 10 साल या उससे कम का योगदान किया है और आपकी गणना 15,000 की सीलिंग पर होती है, तो दोस्तों उस व्यक्ति की जो पेंशन है वह एवरेज यानी औसतन 2,143 रुपये की पेंशन मिलेगी। ये दोस्तों पहली श्रेणी है जो न्यूनतम सेवा अवधि पूरी करने वालों के लिए है। ये तो हो गया दोस्तों पहला पार्ट। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, यानी श्रेणी 2। इस श्रेणी में वे लोग आते हैं जिन्होंने 15 साल 15 ईयर्स से लगाकर 25 साल 25 ईयर्स के बीच का कंट्रीब्यूशन दिया है, यानी जिनकी पेंशन योग्य सेवा पेंशनेबल सर्विस 15 से 25 साल के बीच में है। अगर आपने यह कंट्रीब्यूशन 15,000 की सैलरी लिमिट के आधार पर ही किया है, तो जो आपको एवरेज पेंशन मिलेगी दोस्तों वह एक स्लैब में मिलेगी। अगर आपने ठीक 15 साल 15 ईयर्स का योगदान दिया है तो दोस्तों आपको 3,215 रुपये की पेंशन मिलेगी। अगर आपने 20 साल 20 ईयर्स तक का योगदान किया है तो आपको 4,284 रुपये की पेंशन मिलेगी। और दोस्तों अगर आपने 25 साल 25 ईयर्स तक का योगदान किया है तो दोस्तों आपको 5,356 रुपये की पेंशन मिलेगी। यानी 15 और 25 साल के बीच की जो एवरेज पेंशन मानी जा रही है वह दोस्तों आप सभी के लिए औसतन 4,200 रुपये के आसपास आप सभी को मिलेगी। लेकिन यह फिर से याद दिला दें, यह उन लोगों के लिए है जो 15,000 की सैलरी सीलिंग के आधार पर रिटायर हुए हैं और जिनकी सेवा 15 से 25 साल के बीच है। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं पार्ट 3 की, यानी श्रेणी 3। यह वह श्रेणी है जिसका इंतजार लाखों पेंशन भोगी कर रहे हैं। इस श्रेणी में कौन से लोग हैं? इस श्रेणी में वे लोग हैं जिन्होंने 30 साल 30 ईयर्स तक का कंट्रीब्यूशन किया है, या 25 से 30 साल, या 30 से थोड़ा बहुत ज्यादा, यानी 35 साल 35 ईयर्स तक का कंट्रीब्यूशन किया है। यहां पर फॉर्मूला बिल्कुल बदल जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन्होंने 30 साल 30 ईयर्स तक का कंट्रीब्यूशन किया है उन्हें 7,000 रुपये के आसपास पेंशन मिलेगी। लेकिन
असली खुशखबरी उनके लिए है जिन्होंने 35 साल 35 ईयर्स का कंट्रीब्यूशन किया है। जी हाँ, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 35 साल 35 ईयर्स ईपीएफओ में योगदान देते हुए बिताए हैं, उन्हें फिक्स पेंशन 7,500 रुपये प्लस डीए यानी महंगाई भत्ते की पेंशन मिलेगी। दोस्तों, यह वही मांग है जिसके लिए आप एसडीडीडीएचओ पर लड़ रहे हैं। पेंशन धारकों की पिछले लंबे सालों से यही मांग थी कि 7,500 प्लस डीए पेंशन धारकों का मंजूर किया जाए। तो दोस्तों, खबर यह है कि यह मंजूर तो हो चुका है, लेकिन इसमें एक शर्त लगा दी गई है। ये 7,500 प्लस डीए सभी पेंशन धारकों का मंजूर नहीं किया गया है। यह लाभ सिर्फ उन पेंशन धारकों को मिलेगा, सिर्फ उनका 7,500 प्लस डीए मंजूर किया गया है, जिन्होंने यहां पर 30 साल से अधिक यानी 35 साल 35 ईयर्स तक का कंट्रीब्यूशन या फिर 35 साल तक की जो पेंशन योग्य सर्विस है वह यहां पर पूरी कर दी है। केवल उन्हें ही यह बढ़ी हुई पेंशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। ऐसा दोस्तों यहां पर उस आंतरिक सर्कुलर के अंदर भी बता दिया गया है और इस तीसरे भाग के आधार पर आप सभी को स्पष्ट रूप से बताया गया है। अब दोस्तों, अंतिम पार्ट और पार्ट 4 आता है, यानी श्रेणी 4। यह वह श्रेणी है जिसके अंदर आप सभी को पेंशन 9,000, 9,000, 10,000, 10,000, 15,000, 15,000 या शायद 35,000, 35,000 रुपये या उससे भी अधिक की पेंशन मिलेगी। जी हां दोस्तों, यह पेंशन आपको आपकी सैलरी यानी आपके वास्तविक वेतन के आधार पर मिलेगी और यह पेंशन सिर्फ उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने ज्यादा पेंशन पाने के ऑप्शन को यानी हायर पेंशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर रखा है। जी हां दोस्तों, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्यादा पेंशन पाने के ऑप्शन को चुन लिया था तो दोस्तों आप सभी के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। इसमें दोस्तों आपको अलग अलग स्लैब में पेंशन मिलेगी। आपकी वास्तविक सैलरी कितनी थी उसके आधार पर आपको पेंशन दी जाएगी। इसके कुछ उदाहरण भी उस सर्कुलर में दिए गए हैं। अगर दोस्तों आपने 35 साल 35 ईयर्स तक का योगदान किया है और उस दौरान आपकी जो औसत सैलरी थी वह 23,000 रुपये थी, तो दोस्तों यहां पर आपको 12,003 रुपये की पेंशन मिलेगी। यानी कि दोस्तों यह जो पेंशन मिलने वाली है ये पेंशन आपको ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस की तरह मिलेगी, क्योंकि आपकी सैलरी की लगभग आधी पेंशन यहां पर आप सभी को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इस प्रकार का बढ़ा अपडेट आया है। एक और उदाहरण लीजिए, अगर किसी की सैलरी 25,000 रुपये प्रति महीना थी तो उसे 11,722 रुपये की पेंशन मिलेगी। अगर किसी भी व्यक्ति की सैलरी सिर्फ 10,000 रुपये प्रति महीना थी और उसने हायर पेंशन चुना था तो उसे 5,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। और जो अधिकतम सैलरी इस सर्कुलर के आधार पर आंकी गई है उसमें दोस्तों 70,000 रुपये की सैलरी रखी गई है। जिस व्यक्ति की 70,000 रुपये प्रति मंथ सैलरी थी उसको दोस्तों 35,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। यानी कि दोस्तों पार्ट 4 का सीधा सा मतलब है आपकी सैलरी की आधी पेंशन आपको मिलेगी, बशर्ते आपने हायर पेंशन का विकल्प चुना हो और उस पर अंशदान किया हो। यह पूरा ब्यौरा उस सर्कुलर के आधार पर बता दिया जा चुका है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल वही है कि यह सर्कुलर, यह 4 पेंशन के अलग अलग पार्ट्स ये कब से लागू होंगे। इसका जवाब यह है कि यह पूरी तरह से सरकार और ईपीएफओ पर निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है, लेकिन अब गेंद सरकार और ईपीएफओ के पाले में है। इसके बारे में जैसे ही सरकार और ईपीएफओ से कोई बड़ी खबर होगी, इस 4 स्तरीय फॉर्मूले पर जैसे ही कोई बड़ी ऑफिशियल न्यूज आएगी, हम आप तक उसे सबसे पहले पहुंचाएंगे। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें और अपने हैच्यू की हर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।